कोई भी कर दिया? अटेंडियम। अच्छा अच्छा, अटेंडीज को नहीं होता। तुम्हारा CR तो आर्यन अरोरा है ना? यस मैम। जो मैं उसको अटेंडी बना दूं, वो आता ही नहीं क्लास में। उसको अगर प्रेजेंटर बना दो। चलो ठीक, यहाँ पर देखते हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। हाँ, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री की जब डेफिनेशन आप लिखोगे तो आपको ये 3 पॉइंट, यानी कि सेम तो वहां पर हमें लिखना है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सेम यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। डिफरेंस कहाँ आएगा? सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेशन में, ठीक है। ये 3 पॉइंट हम ध्यान माइंड में रखेंगे और उनको फिर इसके अकॉर्डिंग ये बता देंगे कि आइसोमर्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस are called stereoisomers and the phenomena is called stereoisomerism। तो इस तरह से जो है ये 3 पॉइंट हम माइंड में रखेंगे। और ये डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन इज सेम फॉर ऑल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। द आइसोमर हैविंग से स्टार्ट करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम से, और खत्म हो जाना है आर कॉल्ड दिस आइसोमर और फिनोमेना इज दिस। तो बीच का जो 2-4 पॉइंट है बस वही इधर उधर होंगे। तो आप एक कॉमन डेफिनेशन याद करके उसमें फिर हर एक आइसोमर के पॉइंट बना के और उसमें बस आपने फिट करना है। तो यहाँ पर स्टीरियो आइसोमरिज्म की जो डेफिनेशन हो जाएगी, द आइसोमर्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, but differ in the arrangement of the constituent atoms on the groups in the space are called stereoisomerism, and phenomena is called stereoisomerism। Like हमने प्रोपेन, that is cyclopropane हमने बना दिया है। साइक्लोप्रोपेन में हमने बताया है कि CH3 अबव द प्लेन है, हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है इन केस ऑफ फर्स्ट एग्जांपल ये वाले में। और यहाँ पर हमने क्या है कि एक एज पे मिथाइल और हाइड्रोजन की जो ओरिएंटेशन है जो हमने वो चेंज कर दिया है। नाउ हाइड्रोजन इज अबव द प्लेन एंड मिथाइल ग्रुप इज बिलो द प्लेन। तो एक छोटा सा यहाँ पर चेंज हो जाने की वजह से जो है इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो गई है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली चेंज हो गई है। तो स्टीरियो स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स का मतलब है कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन स्पेस के अंदर किस तरह की है। तो यहाँ पर जो है हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, पर फिलहाल हम इनकी टाइप पे ध्यान देते हैं कि इसकी टाइप कौन सी होगी। तो ये जो है हमारे पास, हम लास्ट वाले में भी कर चुके हैं कि कॉन्फ़िगरेशनल, यानी कि जब मैंने बताया था कि न्यू बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड एंड द ओल्ड बॉन्ड विल ब्रेक। और ये है कंफर्मेशन। कंफर्मेशन भी हमारा हो चुका था, उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, यानी कि रिजिडिटी होगी। जो मेन की पॉइंट है इसका, रिजिडिटी होगी यहाँ पर, और इस वाले केस में जो है रोटेशन पॉसिबल होगी। तो यहाँ तक जो है मेरा बहुत इंपॉर्टेंट था, कंक्लूजन था कि मेन चीज क्या है कि भाई यहाँ पर रोटेशन नहीं हो सकती, यहाँ पर रोटेशन हो सकती है स्टीरियो आइसोमर्स की में। अब यहाँ पर जो रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, मतलब मेरा मॉलिक्यूल जो है रिजिड है, यानी कि उसके अंदर डबल बॉन्ड है, जिसकी वजह से जो है स्क्रीन आपके पास आ रही है दोनों टाइप्स वाली। रुद्रांश, सरताज, यस मैम आ रही है। ओके ओके। तो यहाँ पर मेरा मॉलिक्यूल रिजिड है, इसका मतलब ये शो करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज आल्सो द पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर वो डेफिनेशन में पूछता है तो अगेन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को भी आप बोल सकते हो एक तरह से कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, जिसमें कि रोटेशन या फिर हम कह सकते हैं कि जो कन्वर्जन है, इन कन्वर्टिबल नहीं है हमारे मॉलिक्यूल्स, वहां पर मेरा मॉलिक्यूल रिजिड है। तो हम कलेक्टिवली ये बोल सकते हैं द कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म दैट अराइव्स टू द रिजिडिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो वो वाले जहां पर रिजिडिटी होगी, जहां पर रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा किसी वजह से, समहाउ कि वहां पर बल्कि ग्रुप्स हैं, समहाउ वहां पर डबल बॉन्ड है, या किसी तरह की वहां पर स्ट्रेन है मॉलिक्यूल के अंदर, तो किसी वजह से अगर मेरा मॉलिक्यूल रोटेट नहीं कर पाता है, वहां पर रिजिडिटी हो जाती है, तो उसको हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कन्फॉर्मेशनल में क्या है कि रोटेशन मेरी पॉसिबल हो जाती है,
ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो वैसे तो कहा जाता है, जब कई बुक्स में आपको मिलेगा कि स्टीरियो आइसोमर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो फर्दर जो है मैंने पहले इसको क्लासिफाई किया है, एक है कॉन्फिगरेशनल जिसमें बॉन्ड ब्रेक होता है, एक है कन्फर्मेशनल जिसमें बॉन्ड रोटेट होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की रोटेशन तो बहुत इजीली पॉसिबल है। तो यहाँ पर जो है कॉन्फिगरेशनल ज्योमेट्रिकल होगा डैम श्योर 100%। कंफर्मेशन में कई बार क्या होता है कि एक आधा मॉलिक्यूल हमें देखने को मिल गया है कि यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्लस में ऑप्टिकल, वैसे तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ही होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मैम दोनों ही शो है यहाँ पर। हाँ मैम जी, स्क्रीन विजिबल नहीं स्क्रीन है। पोज हो गया मेरे। तो वही तो मैं पूछ रही थी कि आपको वो दो टाइप वाली स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है, यही मैम तो मैं पूछ सरताज रही थी ने आपको, बोल दिया था। क्योंकि और मैं सरताज स्टीरियो आपको के दिख रहा है? दोबारा समझा दूं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म ही खुली हुई मैम। मैम शो ही नहीं हो रही तभी मैम तो आपकी फिर स्क्रीन। तभी तो मुझे लग रहा था ना, क्योंकि मैं साथ साथ व्यू ना फोन पे खोल के रखती हूँ कि तुम लोगों को कैसा दिख रहा होगा, और उसमें मेरी स्क्रीन तो फ्रीज हो गई थी। तो मैंने सोचा आई थिंक मेरा ही नेटवर्क इशू होगा, तो फिर सरताज और रुद्रांश बोले कि नहीं स्क्रीन विजिबल। मैंने नहीं बोला था मैम, सरताज ने बोल दिया तो मेरे को लगा मेरा नेटवर्क इशू है। ऐसे नहीं बोलना होता, देखो अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो बोलो नहीं दिख रहा। सरताज मैम यस आपको दिख रहा था क्या सच में? जी मैं तो हाँ हाँ बोलो, चोरी पकड़ी गई तुम्हारी। जी पता नहीं लगता जी, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड वाला। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन सामने जो लिखा हुआ है वो तो पता चलता होगा ना सरताज। क्या सर वो तो देखो पता लगता है। करके आ रहे हो, ग्रेजुएशन में हो तो बड़े हो गए हो, अभी ग्रेजुएशन के बाद तुम साइन करने लायक हो जाओगे। देखो ऐसे झूठ नहीं बोलना सरताज, ठीक है जी ठीक क्योंकि है। ऑनलाइन एग्जाम में भी ये मत सोचो कि अपने आप हो जाएगा। अभी हमने बच्चों के पेपर चेक करे हैं, पता चला है कि कितनी कमियां होती हैं। जो बच्चा पढ़ के पेपर दे रखा होता है ना, उसका पेपर अलग होता है। अभी भी बच्चे मुश्किल से पास हुए हैं, आप ये सोचो, और कुछ बच्चे तो फेल भी हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन में। और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि वो रेगुलर क्लासेस में नहीं पढ़े हैं। अगर रेगुलर पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इस क्वेश्चन का हम कितना और क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचो कि ऑनलाइन क्लास है तो हमारे पेपर ऐसे ही हवा में हो जाएंगे। नंबर भी तो, अच्छी परसेंटेज भी तो चाहिए ना तुमने। अब ये तो है नहीं कि 30 से लेके पास हो जाओ बस वही बहुत है। आगे जब कंपनीज आएंगी कितना तगड़ा कंपटीशन होगा प्लेसमेंट में, वहां पे ये फील होगी चीजें। चलो जी, झूठ नहीं बोलना होता, दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है इट्स ओके। हम दोबारा स्क्रीन शेयर करेंगे, देखो अब सब बच्चों को दिख रहा है, दिख रहा है ना सब बच्चों को? यस यस मैम। मैम। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कन्फर्मेशन, कॉन्फ़िगरेशन में रोटेशन पॉसिबल नहीं है, रिजिडिटी होती है मॉलिक्यूल में। तो हमने बोल दिया द कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर जो दैट राइजेस ड्यू टू द rigidity of the molecule, rigidity in a molecule, that is geometrical isomerism. Optical isomerism की अगर हम बात करें तो optical isomerisms are the configurational isomerism that rises due to the right hand or left hand arrangement of the atoms or group around the carbon atom, that is optical. उससे पहले हमने समझना होगा कि optical activity क्या होती है। optical activity क्या होती है ये हमें समझना होगा पहले। एक चीज है कायरलिटी क्या होती है, और एक चीज है सिमेट्री एलिमेंट्स। सिमेट्री एलिमेंट्स, तो जब भी मैं मॉलिक्यूल को कहूंगी कि मेरा मॉलिक्यूल इज कायरल, देखो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कायरलिटी, या फिर आ सकता है कि कायरल एक मॉलिक्यूल, मेरा कार्बन कायरल है, इसको कैसे आप प्रूव करेंगे, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसमें होना चाहिए। या फिर आपके क्वेश्चन आ सकता है कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी कब शो करेगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल जो है ऑप्टिकली एक्टिविटी तब शो करेगा जब वो कायरल होगा। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उसको क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो वो कायरल होना चाहिए। कायरल क्या होता है बताओ?
प्रियांशी, कायरल, क्या होता है कायरल? प्रियांशी, मुकुल, सनी, अनम्यूट क्यों नहीं कर रहे? देखो जिसका नाम बोलते हैं या तो हाँ करो या ना करो, लेकिन अनम्यूट तो करो ना, मुझे पता हो प्रेजेंट हो, अदरवाइज एब्सेंट लगानी पड़ेगी मुझे। सनी, प्रियांशी, Yes, ma'am. मैम मैं हाँ जी, कायरल कार्बन कब होगा? प्रियांशी, पता है या नहीं, पहले ये बताओ, क्योंकि मैं लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ व्हाट डू यू मीन बाय कायरलिटी। Yes, ma'am. I know by an example. मैंने उसमें नोट्स में पढ़ा था कि if it is non superimposable then it's chiral. तो मैंने एग्जाम्पल पढ़ा था कि जैसे A लेटर होता है वो अपने मतलब मिरर इमेज उसकी एग्जैक्ट सेम होती है, तो वो A chiral में काउंट होगा, और any other letter like L would be non superimposable, so वो chirality में काउंट होगा। चलो ठीक है, वेरी गुड। अभी वो ठीक है, आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। वो कायरल, देखो मॉलिक्यूल में कायरल होने के लिए सबसे ज्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि मेरा जो कार्बन है उसकी वैलेंसी होती है 4। सबको पता है क्यों 4 होती है, ये भी मैंने बताया था एक दिन। एवरीवन नोज ना व्हाई द कार्बन इज हैविंग द वैलेंसी 4? एवरीवन नो? हिमांशु वर्मा, नो मैम, बता दो एक बार। यस मैम। हाँ पता है आपको हिमांशु? यस मैम। हाँ, किसको नहीं पता? अच्छा जशनप्रीत, आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 ही क्यों होती है? मुझे नहीं बताओ पता अगर मैम। पता है। कौन बोल रहे? मैम मैं सौरभ। नो मैम। सौरभ? यस मैम, अच्छा बता अच्छा, दो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पहले इसको ले लेते हैं जी, कार्बन की वैलेंसी 4। क्योंकि हमारा ऑर्गेनिक, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर कोई पूछता है तो नथिंग बट कार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन की जो केमिस्ट्री होती है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, तो कार्बन के बारे में तो पूरा नॉलेज रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी हम बात करेंगे तो कायरल कार्बन यही करेंगे। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर अगर मैं देखूं, जशनप्रीत, यस मैम। कार्बन यस का मैम। एटॉमिक नंबर बताओ। 6 कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। ओके ओके, ठीक है। अब अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन कहूं, सनी तो बस मुझे लगता है कि रख के चला जाता है। आशुतोष, आशुतोष भी चला गया। आदित्य, मैम हाँ बताओ जी, कॉन्फ़िगरेशन बताओ कार्बन की। मैम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन 2 4 हाँ 2 4, यस ये क्या कॉन्फ़िगरेशन है? मैम। अरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ बेटा, ये तो 9th क्लास का क्या 6th क्लास का बच्चा भी बता देगा। Electronic configuration according to atomic orbitals I am asking. मैम हीलियम, आदित्य हाथ दो। मैम क्या हीलियम, मैम पहले हीलियम 2s2 2p2। हीलियम? हीलियम नहीं, तुम वन से स्टार्ट करो, हीलियम विलियम से मत स्टार्ट करो। मैम ये नहीं पता। ओ माय गॉड, आदित्य अपना रोल नंबर मैम बताओ। रुको मैम, आ गया याद। 1s2 2s2 2।
हाँ जी, 1s2 2s2 आगे 2p2 2p2। केमिस्ट्री कभी देखी थी ऐसे 11 12th में? मैम देखे बहुत दिन हो गए ना केमिस्ट्री के अरे तो ये तो बेटा 8th क्लास के रटवाते आते हैं टीचर्स, फिर भी भूल गए। चलो कोई नहीं, फिर तो अच्छा किया सौरभ तुमने कह दिया कि मुझे नहीं आता, बिकॉज मैं तो ये सोच रही थी कि सबको आता ही होगा ये चीज। तो चलो अच्छा किया सौरभ तुमने। 1s2 ये आता था मुझे मैम। 2p2, ठीक है। ये हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। अब थोड़ा सा मैं बता ही देती हूँ कि s जो होता है उसमें एक ऑर्बिटल होता है, p जो होता है उसमें 3 ऑर्बिटल में डिवाइड होता है, वो px, py और pz, ठीक है। तो s हम ऐसे लिखते हैं, p हम ऐसे लिखते हैं इस तरह से। और यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जो फॉलो होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए। तो यहाँ पर जो है मैं लिखूंगी, यहाँ पर s में एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 हुई। पॉली ने बताया था, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते हैं हम, कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम हम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। और हंस ने कहा था कि अगर इस तरह से मेरे पास ऑर्बिटल है, यानी कि जो इक्वल एनर्जी रखते हैं, वो ऑर्बिटल में पहले सिंगल हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। और जो है अफवाह ने कहा जैसे n इज इक्वल टू 1 है, 1 छोटा है 2 से, तो 1 पहले फिल किया जाएगा, 2 बाद में फिल किया जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s 2s और 2p, ठीक है। इस तरह से जो है मैंने कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1s 2s और 2p। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? एनीवन? नो मैम। ठीक है जी। तो यहाँ पर अब मैं क्या करती हूँ कि अब मुझे बनाना है अपना, और यहाँ पर ये था सिर्फ कार्बन, मान लो ये कार्बन था, लेकिन मेरे को तो मीथेन चाहिए। अब जब मेरे को मीथेन चाहिए तो मैं जो है हाइड्रोजन को इसके पास लेके आऊंगी। एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन इसके पास आएंगे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। अब जब वो इसके पास आ रहे हैं, इसका मतलब कि कार्बन को देखो एक ऑक्टेट होता है, यानी कि ऑक्टेट का मतलब है कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे अब मान लो ये है 2s और 2p, ठीक है। अब ये दोनों क्या करेंगे, जब इनको एनर्जी थोड़ी सी मिल जाएगी, तो जब ऑलमोस्ट जो है सेम एनर्जी के ये होंगे, तो ये क्या करेंगे कि मिक्स हो जाएंगे। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, आपने हाइब्रिडाइजेशन सुना होगा। तो 2s की और 2p की इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि दोबारा से मेरे पास मेरा ऑर्बिटल बन के आएगा, और वहां पर जो ऑर्बिटल बन के आएंगे वो एग्जैक्टली सेम एनर्जी के होंगे। अब इस हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि वो s है या p है। मेरा ये भी sp है, ये भी sp है, ये भी sp है और ये भी sp है। तो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन हमारे सारे ऑर्बिटल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब मेरे पास यानी कि 4 ऑर्बिटल है। पहले मेरे देखो 1s2 2s2 2p2 मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। मैंने कुछ ऐसे फिल करी 2s2 और 2p2, तीनों प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए। अब मेरे यहाँ पर देखो, पहले 2s अलग था 2p अलग था, दोनों मिक्स हुए और इन्होंने 4 नए ऑर्बिटल बनाए। ऐसे 4 ऑर्बिटल जो डीजेनरेट हैं, यानी कि जिनकी एनर्जी इक्वल है। अब मेरे पास यहाँ 4 ऑर्बिटल है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैं किस तरह, अब हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी तो फॉलो करना पड़ेगा ना, कि हमें जितने भी इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं, पहले वो सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे और फिर वो पेयरिंग होगी अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तो, ठीक है। पहले वो सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे और फिर पेयरिंग शुरू होगी, ठीक है। तो मैं 4 ऑर्बिटल हैं यहाँ पर मेरे। अंश अत्रेजा, अनम्यूट कीजिए बेटा। यस मैम। हाँ, अभी मैंने सौरभ जो बताया, पहले तो ये बताओ कि समझ आया या नहीं आया। अंश यस मैम। अनम्यूट रखो। यस मैम। हाँ, अगर समझ आया है तो मुझे ये बताओ कि मैंने यहाँ तक लिखा है ये ठीक है या गलत है, जितना तुम्हें समझ आया है। sp3 ऑर्बिटल्स आने चाहिए। sp3 ऑर्बिटल आने हैं।
Yes, ma'am. Hybridization. नहीं देखो वहां तक तो मैं गई नहीं अभी, इतना आगे का नहीं पूछ रही मैं ये कह रही हूँ कि मैंने आपको तीनों प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना बताया और 2s Yes. और 2p ने हाइब्रिडाइजेशन की और ये 4 Yes. नए ऑर्बिटल जनरेट करे। अब जो यहाँ तक मैंने जो ये चीज लिखी है क्या ये सही है? आगे कंटिन्यू करें इसी के साथ? मैम पहले मैम सारे वो फिल होंगे ऑर्बिटल्स एक एक इलेक्ट्रॉन से। वेरी गुड, यही मेरा था पर्पस पूछने का कि पहले जो है एक एक इलेक्ट्रॉन चारों में जाएगा। अब देखो अब मेरे ये कार्बन का 1s को तो छोड़ ही दो, वो तो कोर में होता है, बिल्कुल न्यूक्लियस के पास में होता है, तो 1s को तो छोड़ ही दो। अब यहाँ पर देखो कि मेरे पास अब ये ऑर्बिटल्स हैं, अब इसको अगर अपना ऑक्टेट यानी कि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन नीड्स फॉर फुलफिलिंग इट्स ऑक्टेट टू गेट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हर एक आदमी स्टेबल होना चाहता है, हर एक आदमी खुश रहना चाहता है, तुम भी चाहते हो कि हमारी पहली आपकी इच्छा ये होगी कि अच्छी सी ग्रेड आपके साथ बीटेक हो जाए, दूसरी आपकी इच्छा है प्लेसमेंट हो जाए, तो आप बेसिकली स्टेबिलिटी चाहते हो, हर एक एलिमेंट एटम स्टेबिलिटी चाहता है। तो यहाँ पर वो चाहेगा कि उसके पास कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए और वो जो है हीलियम जैसा बन जाए, भी आपके पास पैसे आ जाए और आप अंबानी जैसे बन जाए। कौन नहीं चाहता, पहले मुझे ये बताओ, कोई ऐसा है जो ये नहीं चाहता? कोई नहीं है या बोल नहीं रहे हो? सब यही चाहते हैं ना? हाँ जी। अरे घर बैठे ही आपके पास अंबानी के पैसे आ जाएं, कैसे लगेगा? मजा आ जाएगा मैम। हाँ मजा आ जाएगा, बस ये मजे के लिए तो सब परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये चाहता है कि अंबानी के पैसे आ जाए, तो ये क्या करता है, चलो भाई शेयरिंग कर लेते हैं। अब इसने क्या किया, शेयर मार्केट में अंबानी के साथ सट्टा खेला और अंबानी के पैसे इसके पास आ गए मान लो, ठीक है, ये समझ लेना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन आया अपना इलेक्ट्रॉन लेके, दूसरा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके, और तीसरा और चौथा, ठीक है। अब अंबानी से नीचे जो छोटे छोटे बेचारे अमीर लोग हैं वो चारों ने इकट्ठा हुए और इसका जो है यहाँ पे इसने दिया अपना इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसने दिया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसने दिया और इसने दिया और बन गया अंबानी। यानी कि अब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसको अटेन हो गई है, अब ये स्टेबल हो गया। तो ये मैक्सिमम अब आप देख सकते हो कि कितने बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पर आप देखोगे तो कितने इसने मैक्सिमम, क्या इसके पास और कोई ऑर्बिटल है, क्या इसके पास और कोई पॉसिबिलिटी है कि ये कितने और बना सकता है? अब बताओ मैक्सिमम कितने बना सकता है ये? 4, ठीक है। मैक्सिमम जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, 4 है वैलेंसी कार्बन की। अब समझ आई ये बात? सौरभ, यस मैम, आ गई मैम, आ गई। हाँ जी हाँ जी। चलो अब वहां से निकलते हैं और अपनी कायरलिटी पे आते हैं। तो अब कार्बन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 है, यानी कि अगर हम टेट्राहेड्रल में देखें तो इस तरह से मेरा कार्बन होता है, यानी कि A, B, C और D। तो अगर मेरे कार्बन के पास चारों ग्रुप्स डिफरेंट हैं तो तभी हम इसको बोलेंगे कि ये कायरल कार्बन है। अगर मेरे पास कोई इस तरह का मॉलिक्यूल आ जाता है ClClHF, ठीक है, ये वाला टेट्राहेड्रल शेप में आपको दिख रहा है, लेकिन ये टेट्राहेड्रल रेगुलर टेट्राहेड्रल नहीं है। अब यहाँ पर क्या दिक्कत हो गई है, देखो यहाँ पर मेरे 2 ग्रुप सेम हो गए हैं, तो अब ये कायरल कार्बन नहीं है। अब ये कायरल कार्बन नहीं है तो कौन सा कार्बन है? अब ये ए कायरल कार्बन है। तो कायरलिटी जब आप डिफाइन करेंगे, कायरलिटी जब आप बताएंगे तो उसके लिए मस्ट 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 कंडीशन है कि मेरा कार्बन जो है उसके चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। ये बात समझ आ रही है आपको? यस मैम। यस मैम। तो कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे तो ही मैं कायरल बोलूंगी उसको। सेकेंड थिंग इज व्हाट, कि उसमें कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए।
एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कैसे, किस तरह से, जैसे मान लो इसमें हमारे पास 3 तरह की होती है, तो कायरलिटी को डिफाइन करने के लिए पहली चीज क्या है कि चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच होने चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि वहां पर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ना हो कोई भी, ठीक है, किसी भी तरह की एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ना हो। अब कौन कौन सी तरह की हो सकती है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, हमारे पास 3 है। अगला टॉपिक हमारा है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, तो यहां से भी कई बार बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो 3 तरह की मेरे पास सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये पढ़ के आना कल, मैं पहले पूछूंगी इसको, एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो मॉलिक्यूल में हमें क्या देखना होगा कि मान लो मेरा कोई मॉलिक्यूल इस तरह के दे दिया है हमें, ठीक है। अब मैं अगर मेरा ये कार्बन देखती हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर जब मैंने ये कार्बन देखा, अब आप लोग देखिए क्या यहाँ पर चारों ग्रुप अटैच हैं जो वो अलग है, मतलब ये कार्बन जो है कायरल है क्या? बताओ बच्चों, रिस्पॉन्स करोगे देखो तभी मजा आएगा, पहले ही 46 में से 32 ही आते हो। बताओ मुझे, क्या ये कार्बन कायरल है? अभी तक जितना कायरलिटी आपने पढ़ी है। यस मैम है। यस हाँ, तो हाँ, अब दूसरे वाला कार्बन देखो यहाँ पर कि क्या ये वाला कार्बन कायरल है? यस मैम वो भी है। यस मैम। ठीक है, लेकिन अगर कलेक्टिवली मैं देखूं कि यहाँ पर मैं कोई ऐसा प्लेन लगाऊं मेरे मॉलिक्यूल के ऊपर कि यहाँ पर जो है वो इक्वल टू हाफ, देखो कोई भी, सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है कि जब हम सिमेट्री कहते हैं, ठीक है, या तो वो प्लेन हो, चाहे वो एक्सिस हो, चाहे वो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, सिमेट्री जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो 2 इक्वल हाफ में जो है वो मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करेगी, 2 इक्वल हाफ में मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करेगी। तो जब भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री बताएंगे सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है, ठीक है। अब एक चीज तो हमने कॉमनली याद रख ली कि 2 इक्वल हाफ में, वो हमारे समझने के लिए, देखो पहले चीज तो 2 इक्वल हाफ में जो है सिमेट्री बाइसेक्ट करती है मॉलिक्यूल को। जब हमारे पास आएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हम कहेंगे कि एक ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में, एक इमेजिनरी प्लेन हम मॉलिक्यूल में से पास करें जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करे, बाइसेक्ट करे। तो अ मॉलिक्यूल has plane of symmetry if an imaginary plane is passed through the molecule and that will bisect the molecule into 2 equal halves, and that will bisect in such a way that one or the one half is the mirror image of the another half, ठीक है। तो इसको हमने बोल दिया प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब जब हम कहेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो अब हम कहेंगे a line is passes through the molecule that will bisect the molecule into 2 equal halves such that one is exactly same as the other one, ठीक है। देखो बात तो वही हुई कि हर एक्सिस में एक लाइन पास करेंगे, प्लेन में एक इमेजिनरी प्लेन मॉलिक्यूल के बीच से पास करेंगे, और सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री में मॉलिक्यूल के सेंटर से हम चलेंगे और जितना लेफ्ट में चल रहे हैं उतना ही राइट में चलेंगे। अगर हमें सेम चीजें मिलती है तो हम कहेंगे कि वहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्लेन ऑफ सिमेट्री को लेके चल रहे हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री मैंने जैसा मॉलिक्यूल के नीचे लिखा हुआ है
अब ये मॉलिक्यूल में आपने देखा फटाफट से कि मेरा ये कार्बन नंबर 1 भी कायरल है, कार्बन नंबर 2 भी कायरल है, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ठीक है, ओवरऑल मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए कि उसमें किसी तरह का एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कंडीशन है कि उसमें किसी तरह की एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि एक इमेजिनरी प्लेन मैंने यहाँ पर पास किया मॉलिक्यूल के बीच में से, सच दैट कि वो 2 इक्वल हाफ में बाइसेक्ट हो गया, और जो एक मिरर जो एक हाफ था मॉलिक्यूल का, यानी कि अगर मैं इसको कहूं, यहाँ पर सॉरी गलती हो गया, यहाँ पर यही था, तो वो नीचे वाला हाफ जो है एग्जैक्टली मिरर इमेज था ऊपर वाले हाफ का। देखो ऐसा नहीं लग रहा कि बीच में हमने मिरर रख दिया हो। दूसरा देखते हैं एग्जांपल। पर मैम OH अगर हाँ नहीं, COH मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखो मॉलिक्यूल का दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं। एक मिनट में दूसरी पीपीटी ओपन कर लेती हूँ, उसमें आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप अपने मिरर के सामने खड़े हो जाओ। ठीक है, वैसे ये डेफिनेशन समझ आई आपको? जैसे आप खड़े हो, ठीक है, आप जैसे आप अपने आप को बीचों बीच से काट दो, काटना नहीं है, तो आपके जैसे आप जो आपका आधा हिस्सा होगा वो एग्जैक्टली दूसरे आधे हिस्से के जैसा नहीं है क्या पूरा बॉडी के अंदर का, अगर आप देखें तो? यस मैम। है क्या? तुम लोग रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते हो? यस मैम, है मैम। हाँ है। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पर देखो आपका मॉलिक्यूल मिरर इमेज तो हो लेकिन वो सुपर इम्पोज ना करे। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए ये भी चाहिए कि वो सुपर इम्पोज ना करे। जैसे कि आपके हैंड्स, आपका एक हैंड और आपका दूसरा हैंड अगर आप ऐसे रखो तो वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कभी भी नहीं कर सकते। सुपर इम्पोज यानी कि एक दूसरे को कभी भी नहीं ढक सकते एग्जैक्टली। जैसे यहाँ पर मेरा मॉलिक्यूल आप देखो कि यहाँ पर जब आप देख रहे हो ये वाला है, एक सेकंड, ठीक है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर, आप इस वाले हाथ को उठाओगे, इसको उठाना है और एज इट इज इस वाले पे रखना है, इस वाले पे रखना है। तो देखो ये जहां पर ये बड़े वाला रेड का आपका सर्कल दिख रहा है, ये उठ के कहाँ आएगा? इस छोटे वाले सर्कल पे आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम। यस हाँ हाँ बेटा देखो सारे रिस्पॉन्स किसनी। हम उसका नेटवर्क वीक है मैम, सन्नी का। नेटवर्क नहीं, मेरे को तो ऐसा लगा है जैसे ये लगा के छोड़ के चला गया है। नहीं मैम, मेरे पास ही है मैम, वो मेरे से सुन रहा है। हाँ तो बोले फिर, तुम्हारे सिस्टम से ही बोले। सनी बोलो। मैं बोल रहा हूँ मैम। कौन बोल रहा है? सनी बोल रहा है। आवाज तो सौरभ की लग रही है। चलो सनी की तो एब्सेंट लग गई है, पिछली बार भी सनी की एब्सेंट थी, इस बार भी है और शायद आगे भी रहेगी, है ना सनी अगर हो तो? चलो अरे मैम कोई वो बात उसका नहीं। वीक है थोड़ा सा। देखो अभी तो सौरभ तुम कह रहे थे मेरे पास बैठा हुआ वो। मैम मेरे पास देखो ही लगाता, वो ये इस क्लास में नहीं है।
अच्छा, अभी नहीं है तो मैम सुबह कितना वाली भी क्लास में नेटवर्क साथ लगाई। हो, एटलीस्ट अनम्यूट तो बंदा कर ही सकता है। चलो कोई बात नहीं। अब चलो ठीक है, हम यहाँ जाते हैं। अब ये वाला हाथ जो उठा के आप सुपर इम्पोज करते हो दूसरे वाले हैंड पे, इस वाले हैंड पे, तो क्या ये इसको सुपर इम्पोज करेगा? ये वाला हैंड का जो मॉलिक्यूल आपने टेट्राहेड्रल कार्बन लिया हुआ है, एक कायरल कार्बन, क्या ये इसको सुपर इम्पोज करेगा? नो मैम। सरताज, सरताज, यस मैम, पता नहीं जी। सरताज ऐसे कोई आंसर नहीं होता। अभी एक बात बताओ, फिर क्लास में कर क्या रहे हो तुम? ये वाला जी सर। हैंड आप अपना ही ले लो, छोड़ो इसको, छोड़ो। अपना हैंड, एक हैंड जो है वो दूसरे हैंड के ऊपर रख के देखो। जहां आपका थंब है वहां आपका लास्ट बेबी फिंगर आएगी दूसरे हैंड की, ठीक है? जहां आपकी दूसरे हैंड की बेबी फिंगर है उसकी साइड में आपका थंब आएगा। तो क्या आपका एक हैंड दूसरे हैंड को सुपर इम्पोज कर रहा है, ढक रहा है? देखो फिर होल्ड पे चला गया सरताज। भाई देखो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। सरताज, यस मैम। हाँ भाई सरताज, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो समझना तो तुम्हें पड़ेगा। जी ढक रहा है दूसरा हाथ तो एक हाथ से रख के देखा मैंने। अरे उनको ज्वाइन नहीं करना, और जी ज्वाइन ना, एक को उठा के एज इट इज दूसरे के ऊपर रखना है। ऐसे नहीं कर रहा जी, ऐसे नहीं करता, ऐसे उल्टा हो जाता। हाँ हाँ, तो इसको सुपर इम्पोज बोलते हैं जब हम ऐसे रखते हैं। वो ज्वाइन करने को नहीं बोल रहे हम लोग, उसको एज इट इज जैसा वो है दोनों ऐसे ही को रखो। पहले, हाँ तेलियां अपनी फैला लो। अब दोनों सीधे है ना, सीधे के सीधे कर उसको दिया उठा के जी। दूसरे के ऊपर रख दो। देखो कर ये दिया चीज तो जी। आप अपने आप हाँ तो कर रहा है, नहीं कर रहा है ना सुपर इम्पोज, नो मैम नो। तब भी हम उसको बोलेंगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल है, ठीक है? ओके। अब यहाँ पर देखो, अब ये वाला जो मॉलिक्यूल था, यहाँ पर मैंने मेरे मॉलिक्यूल को बिल्कुल बीच में से एक इमेजिनरी प्लेन, आपको दिख रहा होगा, एक प्लेन मैंने पास किया, और उसमें फिर जो अबव द प्लेन बिलो द प्लेन मेरे पास हाइड्रोजन्स रह गए हैं, ठीक है? अब ये प्लेन जो है मॉलिक्यूल को इस तरह से बाइसेक्ट कर रहा है कि जैसे ऑक्सीजन एटम है, आधा इस प्लेन के इधर रह गया, आधा इस प्लेन के इधर रह गया, ठीक है? कि आधा मान लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन, तो मान लो हमने यहां से कोई प्लेन इस तरह से पास किया है, ठीक है? कि ये कार्बन था और ये मेरा हाइड्रोजन था। तो इनको बीचों बीच से जब हमने पास किया, मान लो ऐसा प्लेन लगाया, तो क्या ये हाफ जो है एग्जैक्टली मिरर इमेज है दूसरे हाफ की? मुस्कान, यस मैम। हाँ जी मुस्कान, बताओ मुझे। ये मैं मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रही हूँ, कोई भी एनी मॉलिक्यूल। ठीक है, ये मेरा मेरा मॉलिक्यूल था। मैंने मॉलिक्यूल के यहाँ पर एक प्लेन लगाया। अब क्या ये मॉलिक्यूल को इस तरह से बाइसेक्ट कर रहा है कि एक एग्जैक्टली हाफ मिरर इमेज है दूसरे वाले की? यस मैम। कैसे है ये भी तो बताना पड़ेगा ना। मैम अगर इसे ओवरलैप करेंगे तो क्लोरीन क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा ना, जो सेम है। वही तो नहीं होना है, ओवरलैप ही तो नहीं करना। ऐसे ओवरलैप करोगे तो आपके हैंड्स ज्वाइन होके बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं करना ना। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, पहले सिंपल एग्जांपल देती हूँ, उससे समझ आ जाएगा। दोबारा से देख लो एक बार, वही हम
एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखो ऑनलाइन में भी तभी लिख सकोगे जब कुछ पढ़ोगे, ऐसे इतना लाइटली मत लो। ये मेरा मॉलिक्यूल है, ठीक है, इतना समझ आया। अब यहाँ से मैं बीच में कोई मिरर रख दूं, यहाँ पे शीशा रख दूं, एक मिरर रख दूं, बस इतना ही करना है, ज्यादा मत सोचो। ठीक है, अब मैंने बीच में मिरर रख दिया, ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे मैंने बीच में मिरर रख दिया हो, नीचे वाला जो है वही मुझे सामने। हाँ, आप अपने मिरर के सामने खड़े हो जाओ, ऐसा लगेगा कि एक दूसरा आदित्य या एक दूसरा अजय जो है सामने खड़ा हुआ है। ऐसा लगता है ना जब आप ड्रेसिंग के सामने तैयार होने जाते हो सुबह कॉलेज जाने के लिए, अब तो खैर क्या। यस मैम। हाँ यस तो मैम। ऐसा Yes, ma'am. हाँ हाँ, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो नीचे वाला चीज है, ये जो नीचे वाला चीज है, इसके सामने हमने मिरर रख दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन, ये एक प्लेन है, एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो मेरे मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ, यानी कि जैसा 1 है ऐसा ही 2 है, 2 इक्वल हाफ में उसने क्या किया, डिवाइड किया, और इस तरह से डिवाइड किया कि एक जो पार्ट है वो दूसरे की एग्जैक्टली मिरर इमेज लग रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली मिरर इमेज लग रहा है। तो मैंने क्या किया, मॉलिक्यूल में ऐसा एक इमेजिनरी प्लेन पास किया। ठीक है, कि मॉलिक्यूल में मुझे लगा कि वो 2 है वो मॉलिक्यूल एक, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उसमें एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट का एग्जैक्टली मिरर इमेज है। तो कलेक्टिवली क्या हुआ कि अगर मैं एक इमेजिनरी प्लेन मॉलिक्यूल के बीच में से पास करूं तो वो प्लेन मेरे मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, और इस तरह से कर दे कि एक जो है दूसरे का मिरर इमेज लगे। ये होती है मेरी प्लेन ऑफ सिमेट्री। समझ आया? पर मैम आकाश, तो नहीं करेंगे ना? सुपर इम्पोसिबल तो करना ही नहीं है, अगर वो सुपर इम्पोज कर गया तो वो एक्टिव ही नहीं है, प्लेन है। हाँ, वो कंडीशन है। देखो कायरलिटी की, ऑप्टिकल एक्टिविटी की कंडीशंस है। पहली चीज कि मॉलिक्यूल जो है कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होना चाहिए। ऑप्टिकल एक्टिविटी होने के लिए उसमें किसी तरह की कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ये सॉरी कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन है कि वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो, सॉरी नॉन सुपर इम्पोजिबल हो। ठीक है, तो अब हम जो कर रहे हैं वो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कर रहे हैं, अलग से एक टॉपिक। अभी 4 बच्चे और आ गए। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अलग से एक टॉपिक कर रहे हैं, पहले उनको अलग अलग समझ रहे हैं। कायरलिटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हम लोग पहले खत्म करेंगे, उसके बाद ऑप्टिकली एक्टिव पे आएंगे। ठीक है, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए मॉलिक्यूल कायरल और जो है कायरल होना चाहिए, और उसमें किसी तरह की एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ये आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक कायरलिटी के लिए कंडीशन बताओ, या फिर एक कार्बन कब कायरल होगा, या एक मॉलिक्यूल कब कायरल होगा। तो उसके आंसर होंगे कि एक तो वो कार्बन पे चारों ग्रुप अटैच हो, और अगर वो मॉलिक्यूल को पूछता है तो उसमें किसी भी तरह की एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ना हो। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री हम लोग ऑलमोस्ट कर चुके हैं, अगर आपको समझ आया हो तो, कि हमें कैसा प्लेन पास कर दें कि मॉलिक्यूल ऐसा लगे कि एक हाफ दूसरे हाफ की एग्जैक्टली मिरर इमेज है। और अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो फिर वो कायरल नहीं होगा, फिर वो कायरल नहीं होगा। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल इसके साइड में ही ले लूं कि यहाँ पर मेरा अब फ्लोरीन आ गया है, क्लोरीन आ गया है, आयोडीन आ गया है, और हाइड्रोजन आ गया है। तो अब देखो मैंने क्या किया कि यहाँ से अब मेरा प्लेन जो है, ये वाले मॉलिक्यूल में देखना कि ये वाला मैंने प्लेन पास किया। ठीक है, एक इमेजिनरी प्लेन मैंने ये वाला पास किया। तो ये वाला मान लो बीच में ऐसे खड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये वाला ऐसा है कि इधर भी क्लोरीन और इधर भी क्लोरीन आपको दिख रहा है। ठीक है, इसने क्या है, मॉलिक्यूल आई जो है आयोडीन और हाइड्रोजन, इनको भी बीचों बीच में से मैंने एक प्लेन पास कर दिया। जैसे आदमी खड़ा हुआ है ना, आदमी के बीचों बीच से एक प्लेन पास कर दिया, तो एक हाफ दूसरे हाफ की एग्जैक्टली मिरर इमेज लगेगी। तो ऐसे ही आधा आयोडीन इधर
आधा आयोडीन इधर और इधर एक क्लोरीन हो गया, इधर दूसरा क्लोरीन हो गया। तो क्या आपको ये मॉलिक्यूल में लग रहा है कि एक प्लेन हमने पास किया है और एक हाफ दूसरे हाफ की एग्जैक्टली मिरर इमेज है? ठीक है, लग रहा है क्या इस वाले Yes, ma'am. मॉलिक्यूल में? यस मैम। Yes, ma'am. देखिए मॉलिक्यूल में देखो, हाँ वेरी गुड, ऐसे ही सारे बच्चे रिस्पॉन्स किया करो। इस वाले मॉलिक्यूल में अगर मैं कोई प्लेन मान लो यहाँ से पास करूं या यहाँ से पास करूं, कहीं से भी मैं कोई प्लेन पास करूं, तो मेरा मॉलिक्यूल मुझे कभी भी नहीं लगेगा। शनाया, तो यहाँ पर देखो मेरा, अगर मैं मान लो यहाँ पर सीधा वाला आयोडीन की तरफ ये वाला प्लेन पास करती हूँ यहाँ से, तो भी इधर फ्लोरीन होगा, इधर क्लोरीन होगा, यानी कि दो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। अगर मैं इस साइड से अगर प्लेन पास करूँ, यहाँ से भी देखो हम कर सकते हैं प्लेन पास। ओ गॉड, ये कह रहा है क्लास ओवर हो गई है। हो गई है क्या? Yes, टाइम तो हो गया मैम। हाँ देखो, ये कह रहा है बच्चों के सर के ऊपर से जाने लगा है, तो आप प्लीज बंद कर दो। ऐसे ही कुछ कह रहा है ये। नहीं मैम, अब तो लगने लगी थी समझ। अच्छा हमें तो चलो पता फिर। भी नहीं चल रहा मैम, पढ़ते पढ़ते टाइम कब चला गया। ओ वाह, थैंक यू सो ये हुई ना बात। चलो जी, ये वाला फिर हमें कहीं से भी नहीं लग रहा है कि अगर मैं कहीं से भी प्लेन पास करती हूँ तो ये मिरर इमेज होंगे। तो इसका मतलब ये वाला मॉलिक्यूल मेरा ऑप्टिकली एक्टिव है, बट ये वाला मॉलिक्यूल जो है इनएक्टिव है। तो आई होप कि प्लेन ऑफ सिमेट्री आप अब थोड़ा सा मॉलिक्यूल के अंदर लगा के देख लोगे, और अगर उसमें सिमेट्री नहीं है इसका मतलब कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मैम मैम एक बार बताना, हाँ ये जी ऑप्टिकली एक्टिव है वो जो 3 आपने बताए थे कि एक जी तो मतलब बिल्कुल। सभी ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, और जो है कि मतलब वो सिमेट्री वाला नहीं होना चाहिए केस। हाँ एग्जैक्टली तो कोई भी मॉलिक्यूल कायरल होने के लिए या फिर ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए कि एक तो चारों ग्रुप जो है कार्बन के डिफरेंट लगे हों, पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी है कि उसमें कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ना हो, जैसे पहला है प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, दूसरा है एक्सीस ऑफ सिमेट्री ना हो, और तीसरा है सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो। तीनों तरह की सिमेट्री मॉलिक्यूल में से पास करके देखना पड़ेगा कि उस मॉलिक्यूल में किसी तरह की सिमेट्री तो नहीं है। अगर उसमें किसी तरह की सिमेट्री आ गई इसका मतलब वो इनएक्टिव हो गया। ठीक है, तो ये हम प्लेन ऑफ सिमेट्री आज किया है जैसे, तो एक्सिस और सेंटर कल करेंगे, तब मुझे तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें तीनों तरह की सिमेट्री जो है हम किस तरह से देख सकते हैं। तो अगर उसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है, सारे ग्रुप अलग लगे हुए हैं, तो वो मॉलिक्यूल कायरल होगा, एज वेल एज वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव भी होगा बस अगर यही उसमें कंडीशन है कोई ना मैम? सिमेट्री नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। मैम रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो मैम।